रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गई, अब भाई व्यक्ति मर गया है तो मरने दो, आज करेंगे फर्म का खात्मा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात करेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और खत्म करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, अगर तुम्हें सिंपल भाषा में बोला जाए ये क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पहले समझने का प्रयास करना। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन द अकाउंट। देखो, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये एक ऐसा इंसिडेंस है जहां फर्म बंद हो रही है। क्या हो रही है? फर्म बंद हो रही है, यानी कि बैलेंसेस को आगे फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बेच बाच के निकल रहे हैं। दो तरीके के डिसॉल्यूशन होते हैं, एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि तीन लोग थे, अनबन हो गई तो दो लोग धंधा कंटिन्यू कर रहे हैं, तीन लोग थे, जरूरत पड़ गई तो चार लोग धंधा कर रहे हैं। इस सभी कंडीशन के अंदर धंधा चलता रहता था, चलाने वाले लोग बदल जाते थे, उनके नंबर्स बदल जाते थे, बट धंधा चलता था। उसको हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो चेंज हो गए। बट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि अब पूरी की पूरी फर्म बंद हो रही है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको समझनी है इस बात से वो ये है, द बैलेंसेस शुड नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड इन एनी केस। हम सब बंद कर रहे हैं तो हर कंडीशन में हम चीजों को बेच के या पैसा दे के खत्म करेंगे, हम बैलेंसेस को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो जब डिसॉल्यूशन होता है, सारे के सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं, रिगार्डलेस कब आए थे, क्यों आए थे, कितने में आए थे, हम हर प्रकार के एसेट्स को बेच देते हैं, सारी लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो पार्टनरों को दे दिया जाता है, और अगर कुछ बैलेंस कम पड़ता है तो वो पार्टनरों से वापस ले लिया जाता है, ठीक है, और फर्म जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाती है। समझ में आ गया डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इनकी दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे तो आप समझना फर्म का डिसॉल्यूशन होता क्यों है, पहले इसको समझो। व्हाई डू फर्म बेसिकली डिसॉल्व्स? फर्म डिसॉल्व क्यों होती है, कब होती है? तो पहला, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सबने अपनी इच्छा से कर दिया, भाई ठीक है हटा दो, खत्म करें, ठीक है। बाय नोटिस, कोई नोटिस आ गया है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, बस आपस में अपन सबने बात करके फ्री कर दिया। नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट बीच में इंटरफेयर हो गई, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है तो कोर्ट ने बोला ये फर्म अब कंटिन्यू नहीं हो सकती है तो उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ हो गया इसकी वजह से, जैसे अनबन हो गई है या फिर कोई चला गया, मेन वर्किंग पार्टनर चला गया, तो हमने कब चला के करेंगे क्या, फर्म तो उसी की वजह से चलती थी, ठीक है। तो इन सब वजह से हमारे फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है। अब जब भी डिसॉल्यूशन होता है तो दो प्रकार की लाइबिलिटीज निकल कर आती हैं, एक होती है फर्म डेप्थ, एक होती है प्राइवेट डेप्थ। फर्म डेप्थ मतलब बीइंग अ फर्म, आप थर्ड पार्टीज को कितना पैसा आपको चुकाना है, और प्राइवेट का मतलब यहां पर हम पार्टनर्स के साथ लिंक करते हैं कि पार्टनर्स को कितना पैसा देना है। अब समझना, जब भी फर्म बंद होगी तो सबसे पहले बाहर के लोगों को पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले बाहर के लोगों को, यानी कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गई या कोई और हो गया। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, नहीं बचेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब भी डिसॉल्यूशन होता है तो एक सबसे महत्वपूर्ण खाता बनाया जाता है, जिस खाते को हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब समझना है क्या, ये एक कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा समझा दूंगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मानो आपकी पूरी फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, ताले लगने वाले। तो हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, फर्म के सारी किताबों को, सारे एसेट्स को एक स्टोर रूम बनाते हैं, उस स्टोर रूम में इकट्ठा कर देते हैं, सारे एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज को, सारे कागजातों को उस स्टोर रूम में इकट्ठा कर देते हैं दो डिपार्टमेंट में। एक हो जाता है एसेट का डिपार्टमेंट, एक हो जाता है लाइबिलिटीज का डिपार्टमेंट। अब समझना, ये क्या है, स्टोर रूम है, यानी इसके अंदर जो कुछ भी है वो क्या है, कबाड़ है। जैसे ही आपने स्टोर रूम के अंदर सारी चीजें भर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बिल्डिंग है, मशीन है, कोई क्रेडिटर है, कोई बिल्स पेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस एक चीज से फर्क पड़ता है कि ये कबाड़ है, और कबाड़ के जब पैसे आते तो वो रद्दी के पैसे कहलाते हैं, बिल्डिंग के पैसे नहीं कहलाते। कबाड़ के जब पैसे आते, फर्नीचर बेच के जब पैसा आपने कमाया तो फर्नीचर के नाम से नहीं लिखोगे तुम, उसको कबाड़ के नाम से लिखोगे, क्योंकि तुमने उस फर्नीचर को कबाड़ मान लिया है, क्योंकि तुम्हारी फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है।
तो जब भी डिसोल्यूशन होता है हम सबको, सारे ऐसे सारी लाइबिलिटी सारे कागजातों को एक कबाड़ के कमरे में रख देते हैं और फिर एक एक करके उसकी पेमेंट करवाते हैं। पेमेंट आ रही है तो अच्छी बात है, पेमेंट जा रही है तो अच्छी बात है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सारे एसेट लाइबिलिटी को पहले इस कबाड़ के रूम में ट्रांसफर करेंगे इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट, किताबों के अंदर। अब जो स्टोर रूम है ना, इस स्टोर रूम को स्टोर रूम बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको नाम दिया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये वो स्टोर रूम है जिसके अंदर आपके सारे थर्ड पार्टी एसेट्स और सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज और सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल एसेट्स हम यहां पर ट्रांसफर करते हैं। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज से मेरा मतलब है कि पार्टनर से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है, जैसे पार्टनर का लोन हो गया, पार्टनर का कैपिटल हो गया, वो काउंट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल एसेट से मेरा मतलब है कि कैश या बैंक का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इनको छोड़ के आपके जितने भी एसेट होंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, आप सबको उठा के इस कबाड़ यानी कि रियलाइजेशन के खाते में डाल दोगे, ठीक है। अब डालते कैसे इस खाते में, बड़ा सिंपल समझना। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, एसेट्स को डालने के लिए क्या करते हैं हम। एसेट फॉर एग्जांपल मान लो बिल्डिंग है। अब समझना, बिल्डिंग एसेट है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। एवरीवन से यस और नो। बिल्डिंग इज एन एसेट डू हैव डेबिट बैलेंस। तो जब हम बिल्डिंग को यानी कि एसेट को खत्म कर रहे हैं, देखो मैंने पहले ही समझाया, डिसोल्यूशन के अंदर हम चीजों को एंड कर रहे हैं, हमें बैलेंस फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी भी चीज का बैलेंस आगे नहीं लेके जाना है, खत्म करना है। कुछ बच रहा है तो प्रॉफिट, नहीं बच रहा तो लॉस, ठीक है। तो अब बिल्डिंग है जो डेबिट के हिसाब की है, मतलब एसेट है। तो जब भी इसको खत्म करेंगे हम, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ठीक है। अब इसको लेके कहा जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं जनाब कबाड़ के खाते में। तो कबाड़ क्या है हमारा, जनरल एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। इफ वी पोस्टेड इन आवर रियलाइजेशन अकाउंट, तो कहां पोस्ट करेंगे, देखो उसको हम पोस्ट करेंगे यहां पर, ठीक है। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। डेट नहीं बनेगी क्योंकि डेट से कोई मतलब नहीं, बेचो सबको। तो पापा फॉर्मेट बनेगा इसका, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो यहां आ जाएगा टू बिल्डिंग। समझना, द मोमेंट द बिल्डिंग गॉट ट्रांसफर्ड इन दिस खाता, जिस मोमेंट पे हमारी बिल्डिंग इस खाते के अंदर ट्रांसफर हुई, वो क्या बन गई, जल्दी बोलो, क्या बन गई, कबाड़ बन गई। अब बिल्डिंग बिकेगी ना, तो कबाड़ बिक रहा है, बिल्डिंग नहीं बिक रही है, कबाड़ बिक रहा है। कबाड़ में जो भी जाए मुझसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो व्हेनेवर यू सी एन एसेट, हम इस प्रकार से उस एसेट को उठा के डाल देते हैं कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बेसिकली कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ये कुछ बैलेंसेस है जो कि हम नहीं ट्रांसफर करते हैं। इसलिए ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनल ऑलरेडी कैश में है, ठीक है। कोई P&L का कोई लॉस वॉस है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। रेदर देन दैट, हर प्रकार के एसेट को हम इसी प्रकार से रियलाइजेशन के खाते में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम अपने धंधे को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सिमिलरली हमें जितनी भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज मिलेंगी, उन सबको भी हम उठा के क्या कर देंगे, रियलाइजेशन में पोस्ट ऑन कर देंगे। तो देखो, बीइंग अ लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हाँ भाई, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। एवरीवन से यस और नो, कम ऑन। अरे भालको नया चैनल है, जोश कहां है, एक बार जाके इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो लाइबिलिटी डू हैव क्रेडिट बैलेंसेस, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डेबिट करना पड़ता है। तो विल प्रोसीड, लाइबिलिटी मान लो क्या है, क्रेडिटर। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डेबिट और इसको कर देंगे क्रेडिट। किसको, कहां लेकर जा रहे हैं इसको, रियलाइजेशन नाम के कबाड़ के अंदर में इसको लेकर जा रहे हैं। इफ वी पोस्ट दिस एंट्री इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, द एंट्री वुड बी, एक मिनट बालक, हाँ जी, हाँ, अगर हम इसको रियलाइजेशन के अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री क्या होगी, बाय क्रेडिटर। फिर वही बात, जिस मूवमेंट आपने इस क्रेडिटर को या कोई और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर डाला, उस मूवमेंट ये लाइबिलिटी या ये एसेट हमारे लिए लाइबिलिटी एसेट नहीं बचे, ये सिर्फ क्या बचे, कबाड़। क्या बचे, कबाड़। जितने भी होंगे, मान लो बिल्स पेबल, ठीक है, मान लो किसी का लोन है, तुम्हारा XYZ पार्टनर है, वाई की घरवाली आ गई, मिसेस एक्स लोन, ठीक है। ऐसे 2-3 लाइबिलिटीज हैं, तो एवरी सिंगल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वुड बी ट्रांसफर ओवर हियर। सिमिलरली जितने भी तुम्हारे एसेट होंगे वो यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, प्लांट और मशीनरी,
कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में तुम्हें एक ऐसे एसेट दिखता है जो कि परेशान औरत है, जैसे तुम्हें एक दिखता है ना ये डेटर्स 10,000, इसमें से जनाब पीबीडी हटा दो 500 का, और बैलेंस शीट में तुम्हें 9,500 आ गए। तो प्रॉब्लम यही, मान लो सर ये वाला डेटर, ये वाला एसेट है, सो कैसे ट्रांसफर करें, मतलब 10,000 ट्रांसफर करें, 500 ट्रांसफर करें, 9,500 ट्रांसफर करें। तो अगर ऐसा कोई एसेट मिल जाए, सुनना मेरी बात को, अगर ऐसा कोई एसेट मिल जाए जिससे रिलेटेड कोई रिजर्व है, तो दिक्कत की बात को नहीं। 10,000 माइनस 500 इक्वल टू 9,500 है ना। देखो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे टू डेटर पूरे 10,000, ठीक है, और जो उससे रिलेटेड लाइबिलिटी है पीबीडी, उसको आप यहां पर ट्रांसफर कर दोगे ऐसे। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ, जब भी हम क्वेश्चन उठाते हैं, जब भी डिसोल्यूशन हो रहा है, हम सारे एसेट्स को, सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को उठाकर पोस्ट ऑन कर देते हैं इस रियलाइजेशन नाम के कबाड़ के अंदर, ठीक है। नाउ दिस कबाड़ इज कंप्लीटली फिल्ड, आपका पूरा स्टोर रूम भर चुका है। अब बारी है पेमेंट लेने की या देने की, यानी कि वो कबाड़ जिसको बेचकर पैसा आएगा उसको फ्री करो, और वो कबाड़ जिसको देने पर हमें पैसा देना पड़ेगा वो उनको फ्री करो, ठीक है। तो अब समझो, मान लेते हैं इस एसेट्स को हम बेच रहे, ठीक है, बिल्डिंग बेच रहे। अब बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग एक कबाड़ है। तो जब भी हम कबाड़ बेच रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से समझना। मान लो बिल्डिंग बेच रहे हैं ना, अब बिल्डिंग तो है नहीं, वो तो कबाड़ है, तो हम बिल्डिंग नाम कुछ नहीं लिखेंगे, हम बस बेचने की एंट्री करेंगे। तो जब बेचते तो कैश हमारे पास आएगा, आइदर इट्स कैश और बैंक, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कैसे आया भाई, पैसा आया है तो क्यों आया, बिल्डिंग नहीं बेची है, बिल्डिंग तो खत्म हो चुकी है। आपकी किताबों में बिल्डिंग है क्या, किताबों में बिल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है, हमने जो एंट्री करी ना रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, आपकी किताबों ने मना कर दिया, हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, बस स्टोर रूम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने स्टोर रूम में से कोई चीज निकाल दी है। तो कहां से निकाली है, स्टोर रूम में से कोई चीज हमने निकाल दी। तो कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, समझ में आया? वापस समझ लो, जब हमने बिल्डिंग बेची तो पैसा आया, पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट। क्यों आया, क्योंकि आपने बेचा है क्या, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो किताबों में है ही नहीं। तो हम क्या मान रहे हैं, स्टोर रूम, रियलाइजेशन के स्टोर रूम में से कुछ हमने बेच दिया। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री देखो, बाय, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, बाय कैश या बैंक, आपने जितने में बिल्डिंग बेची है वो अमाउंट आप यहां लिख दोगे, और कंफ्यूज ना हो इसलिए चाहो तो ब्रैकेट में बिल्डिंग लिख देना, ठीक है। बिल्डिंग बेची हमने, यहां अमाउंट लिख दिया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर 1 लाख की बिल्डिंग को 50,000 में बेच दिया, या मान लो 70,000 में बेच दिया, अब क्या करें। तू धंधा बंद कर रहा है। जब भी कंफ्यूज हो इस चैप्टर में, करना क्या है, बस एक बात ध्यान रखना, तू धंधा बंद कर रहा है। तो जब धंधा बंद होता है तो बैलेंसेस प्रॉफिट लॉस नहीं सोचा जाता है। तो 1 लाख की बिल्डिंग को तूने 70 में बेचा हो चाहे 60 में बेचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितने में सोल्ड हुई है आप बस यहां पर लिख दो। सिमिलरली अगर प्लांट बेचा तो बाय कैश, प्लांट नहीं बेटा, कैश, और ब्रैकेट में। इन द सेम वे अगर आपने किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किया है तो वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इससे पैसा गया, तो टू कैश बैंक, मान लो बिल्स पेबल का पेमेंट किया है, टू कैश बैंक, मान लो मिसेस एक्स का लोन चुकाया है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? एक कंफ्यूजन और है, सर मान लो हमारा क्रेडिटर था जो मुझसे पैसे ले रहा था, उसने बोला कि भाई तू एक काम कर, तेरी मशीन मुझे दे दे, तेरी मशीन मुझे दे दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हो जाता है को पैसा मांगने वाला, अच्छा चल पैसे मत दे, तेरा वो सामान दे दे मेरे को, ठीक है। तो क्या है, अगर आपका कोई लाइबिलिटी किसी एसेट को लेके सेटल हो जाती है तो आप उसकी कोई एंट्री नहीं करोगे। सुन लो ये बात। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्रेडिटर ने मशीन ले ली, तो तुम यहां क्या लिखोगे,
क्या लिखोगे? कुछ लिखने को है ही नहीं तुम्हारे पास कि क्रेडिटर मशीन ले गया, तो भाई क्या लिखोगे तुम? मशीन ले गया, मशीन तो थी नहीं। तो क्योंकि यहां से भी पैसा गया और यहां से भी गया, दो जगह एंट्री सेम एंट्री करने से बेहतर है कि हम उस एंट्री को ना करें, क्योंकि अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले कैसे होते हैं? आलसी। भाई क्रेडिटर चले गए मशीन लेकर, तो तुम यहां पे भी लिखोगे, यहां पे भी लिखोगे। अब दोनों जगह सेम ही सेम लिख रहे हो तो बैलेंस में कोई फर्क आएगा ही नहीं, तो क्यों ही लिखना? ठीक है। सो इफ योर एसेट इज सेटल्ड बाय अ लायबिलिटी, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। बस एक चीज याद रखो, रियलाइजेशन के अंदर पैसा आ रहा है, जा रहा है, बस ये चीजें ध्यान रखना। मान लो कोई भाई कोने में पड़ा हुआ टाइपराइटर दिख जाए, तुमने बेच दिया उसको। अब वो टाइपराइटर यहां नहीं लिखा हुआ, तो बेचा, बेच के पैसे आए, तो बाय कैश टाइपराइटर लिख देना। चलते फिरते बोला भाई तूने मुझसे 500 रुपए लिए थे, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो किताबों में है ही नहीं, और फिर भी आ गई, क्या करोगे? कुछ नहीं, उसकी पेमेंट करो, टू कैश लिखो, फ्री करो। रियलाइजेशन करते समय कोई खर्चा हो गया, क्या करेंगे? कुछ नहीं, पैसे जा रहे हैं, टू कैश कर दो। तो रियलाइजेशन के क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन के चैप्टर में ऐसी कुछ एंट्रियाज आ सकती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दे, यार इससे रिलेटेड चीजें हमने नहीं सीखी। तो उस कंडीशन में बचने का एक परफेक्ट जुगाड़ है कि आप बस ये देखो कि इसका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है। क्योंकि हम फर्म बंद कर रहे हैं तो हम हर चीज को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी हो गया, चलते फिरते कोई फोन मिल गया मेरे को, ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं, इसको बेच के 5,000 कमा लिए, अच्छी बात है, तो यहां बाय कैश 5,000 लिख दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर वो है या नहीं है। अब फर्म बंद हो रही, तुम पैसे लेके भागोगे या बैलेंस शीट मैच करने के बारे में सोचोगे? समझ में आ गया? लास्ट चीज, यहां पर एक ऐसी चीज और है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो चीज है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा। वो कहता है कि बिजनेस जो है या फर्म जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में फॉलो करती है। इसका मतलब हम आने वाले सभी लॉसेस को तो मान लेंगे कि आ रहा है, पर आने वाले किसी भी प्रॉफिट को काउंट नहीं करेंगे। मंजे मंजे, इधर देख वागाचे पंजे, इधर देख। मंजे मतलब कि अगर कोई एसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो डेटर, आपको कहीं बता ही नहीं रखा है कि डेटर का क्या करना है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि उन डेटरों ने आपको कितने पैसे दिए, दिए भी या नहीं दिए। सो अगर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि डेटर 10,000 के थे, उनका हुआ क्या है, तो हम मानेंगे कि उनका कुछ भी नहीं हो पाया था, सर नहीं हुई पेमेंट, खत्म हो गए, वो नहीं गए पेमेंट। ठीक है ना? तो इफ द रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट गिवन विल कंसीडर एज जीरो, मतलब कोई बात ही नहीं है, चलो एसेट का पैसा नहीं मिला, क्वेश्चन में नहीं गिवन तो जी नहीं ही है। ठीक है, तो हम यहां पर कैश में कहीं नहीं लिखेंगे। बट अगर कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटी मिल जाती है जिसका पैसा देना था, जैसे देखो पीबीडी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसका कोई पैसा नहीं देना, वो तो हमारे लिए बनाया हमने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, मिसेज एक्स लोन है, इनका तो पैसा चुकाना पड़ेगा क्योंकि ये तो लाइबिलिटी है। हमें यहां क्वेश्चन में बिल्स पेबल का बता दिया, भाई चुका दिया तुमने, मिसेज एक्स लोन का दिखा दिया, चुका दिया तुमने। पर अगर कोई क्रेडिटर रह गया है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इफ द रियलाइज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज नॉट गिवन विल कंसिडर इट एज बुक वैल्यू। मतलब हम बोलेंगे अगर नहीं भी गिवन है तो भी आप बैंक करके क्रेडिटर का नाम लिखोगे और जितना अमाउंट तुम्हें यहां पर लिखा हुआ है वो सेम अमाउंट यहां पर लिख दोगे, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कि इस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के साथ क्या करना है। यानी कि अगर एसेट के साथ नहीं गिवन तो छोड़ दो, पर लाइबिलिटीज के साथ गिवन है तो उसको नहीं गिवन है तो हमें उसको बुक वैल्यू के बराबर लिखना पड़ेगा। नाउ द कम्स द बैलेंस, तो इसका बैलेंस निकालो, पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी आता है तुम्हारा, इधर आता है तो इधर आता है तो इधर। यहां पर ओल्ड न्यू रेशो कुछ नहीं होगा क्योंकि नया रेशो बनेगा ही नहीं, क्योंकि फर्म आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है जी। सो ये रही बालकों हमारी रियलाइजेशन की क्लास। कल इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखते रियलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसा दिखता है और कैसे कंडीशन हो रही होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अब तक अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के साथ ज्वाइन नहीं हुए हो तो बालकों यूज कोड गौरव जे टू गेट
10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट परचेज। और अगर आप अभी आज करते हैं तो आपको 1 साल के किसी भी कोर्स के परचेज पर गौरव जी का कोड लगा के 6 महीने का एक्स्ट्रा फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। ठीक है जी, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं गए हो तो चले जाना, कॉमर्स किंग की पूंजी आपका इंतजार कर रही है, जहां पर नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।